गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम पे सेकंड पेपर का। ये सेकंड पेपर का 21st क्वेश्चन और ये क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो उसका रिवीजन चल रहा है बेसिकली। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये वाला क्वेश्चन जो है होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये होमोजेनाइजेशन का। ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व विद सबटेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबटेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन, ये होमोजेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि जब भी कोई लाइन है वो एक 2 डिग्री कर्व को कट कर रही है, बच्चों को अक्सर एक कन्फ्यूजन रह ही जाता है, तो वो दूर कर लेते हैं अपन। होमोजेनाइजेशन कहाँ पर लगाना होता है, ठीक है, अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है। तो वो ये कि भाई कोई भी 2 डिग्री कर्व, ठीक है, डेटा जो है प्रोफाइल, इस टाइप का प्रोफाइल होगा सवाल का, ठीक है, इस टाइप का प्रोफाइल होगा कि 2 डिग्री कर्व को काट रहा है 1 डिग्री ऑफकोर्स लाइन, और जैसे ये काट दिया, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और कर्व के, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, तो इन दोनों पॉइंटों को कहाँ से जोड़ दिया अपन ने, ओरिजिन से। और फिर चर्चा चली कि भाई लाइन जो है ओ ए और ओ बी, इनके बीच का एंगल, ठीक है, क्या, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल। तो इस तरह का प्रोफाइल जिसमें 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट किया हो, 2 लाइनें बने L1 L2 और उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। इस टाइप का प्रोफाइल का मतलब क्या है, होमोजेनाइजेशन लगेगा। देखो अगला स्टेप, तो इसमें अपने को क्या बोला है इसने, पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। अब ये अगला इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, कोई लाइन जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो बताओ भाई ये कौन से टॉपिक का सवाल है, पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ये मैंने बताया था ना आपको, इस टाइप का प्रोफाइल अगर आता है, इस तरह की लाइन अगर अपने को दिखाई देती है, पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो ये कौन से टॉपिक का सवाल हो जाता है, फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स। और फैमिली ऑफ लाइन्स में कौन सी लाइन, कॉन्करेंट लाइन्स, इस तरह की लाइन। ये सारी लाइनें क्या है, एक पॉइंट से पास कर रही है। और ये प्रोफाइल कैसा बनता है, L1 प्लस लैम्डा L2, ये प्रोफाइल है, ठीक है। तो पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये कैसा है, ये ऐसा है। ये लाइन जो है हमेशा किस पॉइंट से पास कर रही है, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 से पास कर रही है, ऑलवेज पासिंग, ठीक है भी। तो पूरा थ्योरी का जो पार्ट है वो अपन ने एक बार रिवाइज कर लिया कि ये चीज़ इस टाइप का प्रोफाइल मतलब ये रहा होगा, इस टाइप का लैंग्वेज मतलब ये आया होगा, ठीक है। तो अपन रेडी है। ऑल कॉर्ड्स पास थ्रू पॉइंट विच इज, तो ले लो भाई ले लो। अच्छा ये बताओ ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, कोई 2 डिग्री कर्व जो लग रहा है तुम्हें, जो तुम्हारा देखा दिखाया है, एलिप्स में बेटे प्लस आता है माइनस आता है, तो ये प्लस एलिप्स है क्या, फिर ये क्या है बेटे, हाइपरबोला है, हाइपरबोला है ये। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व, तो लिखो लेट कॉर्ड बी, मान लेते हैं कॉर्ड, क्या माने, चलो बताओ, तुम तो हो बावले, ठीक है, 50 बार समझाओ तो भी क्या है, वो क्या है, गेंडे की चमड़ी है ना, गेंडे की चमड़ी, तो घुसता ही नहीं है कुछ दिमाग में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कभी भी लाइन को जो है इस तरह से ना माने। इस तरह से मानने में क्या है, दूर से लगता है कि कितनी चीज़ें निकालनी है, 3, परंतु यहाँ पर क्या निकालना है, 2 चीज़ें, तो थोड़ा सरल हो जाता है, हैंडल करना आसान होता है। तो जब भी लाइन स्टार्ट करें अज्यूम करना, तो स्टार्ट इट बाय अज्यूमिंग, इस तरह से इंटरसेट फॉर्म से अपने को स्टार्ट करना है, ताकि अपने को केवल 2 चीज़ें निकालनी हो, एम और सी। यहाँ पर क्या है, ऐसा आभास होता है तो यहाँ पर भी 3 ही, सॉरी 2 ही, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, पर क्या है, थोड़ा सा अपने को क्या है, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है यहाँ पर कि चलो 2 ही निकालने हैं, और यहाँ पर लगता है यार ए भी निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा, सी भी निकालना पड़ेगा, ये बात है, पर हैं अफेक्टिवली ये 2 ही। अच्छा अब क्या करना होगा बेटे, बताओ बेटे, जैसे ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, दोनों की भिड़ंत हो रही है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या दे रखा है, 90, फिलहाल एंगल क्या दे रखा है, 90। तो क्या करें अपन,
क्या करना होता है होमोजेनाइजेशन में? होमोजेनाइजेशन में क्या करना होता है? होमोजेनाइजेशन, हाँ क्या करना होता है? 1 के बराबर, हाँ लाना जरा, कैसे लाएंगे? mx प्लस सी अपॉन वाई। ठाकुर साहब की जय हो, जय हो, जय हो भक्तजनों। ये 1 बन गया है ना, ऐसे बनाएंगे ना 1, सही है, यही करना है ना, ऐसे नहीं करना। प्योरली 1 डिग्री एक तरफ लाना होता है। प्योरली 1 डिग्री कौन कौन है? y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी। और प्योरली 1 डिग्री को अब आप डिवाइड कर दो c से, तो राइट साइड कितना आ जाएगा? 1। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये गलत है और ये सही है, क्योंकि इसमें ये सारे टर्म जो है ना, ये कितने डिग्री के? 1 डिग्री। तो ये जो 1 है किसके बराबर है? 1 डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई का होमोजेनस के बराबर है 1 डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई का 1 डिग्री है। तो अब अपने को 1 मिल गया। अब यहाँ पर किस किस को होमोजेनाइज करने की जरूरत है? हाँ, लेकिन पूरी इक्वेशन में तो क्या है, होमोजेनाइज करने का लॉजिक क्या होता है कि ये टर्म कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। ये टर्म कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। तो भैया होमोजेनाइज किसको करें? 2 डिग्री वालों को भी करें क्या? काहे करें? जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल किसको करना होता है? 1 डिग्री और 0 डिग्री। अब 0 डिग्री तो है नहीं, तो 1 डिग्री को कर दो। तो जो अगला स्टेप होता है कि सारी इक्वेशन जो है 3x² माइनस y² माइनस 2x प्लस 4y 0, इसमें इसको बनाने की ज़रूरत है 2 डिग्री, इसको बनाने की ज़रूरत है 2 डिग्री। तो इसी हिसाब से अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, माइनस 2x इंटू 1, और 1 कितना है? y माइनस एम एक्स अपॉन सी, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4y इंटू y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? अब अपना एक और फंडा काम आता है। क्या बोल रहा है ये? राइट एंगल। क्या एंगल सबटेंड कर रहा है ये दोनों लाइनें? राइट एंगल। तो उसके लिए क्या होता है? उसके, हाँ, स्लोप का प्रोडक्ट -1। लेकिन अगर मान लो ये है वो लाइन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज 0, ये वो दो लाइनें हैं जिनके बीच का एंगल क्या है? 90। तो क्या करते हैं? तो क्या दोनों लाइनें निकाल के m1 m2 -1 करोगे क्या बेटे? कुछ रिजल्ट भी तो याद कर लो बेटे। क्या होता है वो रिजल्ट? ये दो लाइनें पासिंग थ्रू ओरिजिन विच आर हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन? बताओ बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 कर दें, बेवकूफ़। कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² कितना होगा? 0। तो यहाँ पर पहले एक बार ऐसा करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, 3x² माइनस y² माइनस 2xy अपॉन सी, और कितना आएगा? प्लस 2m x² बाई सी 4y² बाई सी माइनस 4m xy अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है। अब इसमें जो है कहाँ है भाई? x² और x², ठीक है ये। तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 3 प्लस कितना है? 2m बाई सी, ठीक है। और y² का कोफिशिएंट भी है ना -1, और प्लस 4 बाई सी, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज 0। हम यहाँ पर c से मल्टीप्लाई कर दिए तो यार 3c प्लस 2m माइनस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। c कितना आ जाएगा? 2c प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। c निकाल लेते हैं यहाँ से। c कितना आ रहा? -m। समझ में आ रहा? 2 से डिवाइड भी कर दिए। हाँ, अपन वापस इस बात पर आते हैं कि ये क्या कह रहा था? पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। लाइन हमेशा फिक्स पॉइंट पे पास कर रही है। और अपन ने ये जो लाइन है इसमें ये अपन ने टिप्पणी दी कि c और m में एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो अपन एक को एलिमिनेट करके इस लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। तो c का वैल्यू यहाँ पर पटक दिया,
ठीक है, और ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ से अपने को दिख रहा है y+2 आ रहा है इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको आप ऐसे सोच सकते हो y+2 माइनस m इंटू एक्स माइनस 1 इज 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है L1, ये लिखा हुआ है लैम्डा, है ना, लैम्डा कितना है -m, L1 प्लस लैम्डा m2 इज इक्वल टू 0। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 हमेशा किससे पास करता है, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। तो एक लाइन है y+2 इज 0, एक लाइन है x माइनस 1 इज 0। तो दोनों का आराम से दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 1, -2। आंसर देखो एक बार, x1 y -2, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अपना पूरा होमोजेनाइजेशन वाला जो पार्ट है, जो लाइन थ्रू ओरिजिन वाला पार्ट है, सब रिवाइज हो गया अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। रिफ्लेक्शन से भी रिलेटेड काफ़ी सवाल इधर उधर आते रहते हैं। जैसे भी कुछ टाइम पहले ही पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका रिफ्लेक्शन पूछा था एक लाइन के अबाउट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन पर एक अच्छा सवाल, रेक्टेंगुलर बिलबोर्ड टेबल हैज़ वर्टिसेस 0, 0, 0, 7, 10, 7 and 10, 0. A small billiard ball starts at 3, 4 and moves in a straight line to the top of the table, bounces to the right side of the table, then comes to rest at 7, 1. The y coordinate of the point where it hits the right side is. हाँ भाई, रेक्टेंगुलर बिलबोर्ड टेबल तो बनाते हैं अपन। एक पॉइंट क्या है 0, 0, 0, 7 है ना, ये पॉइंट होगा यहाँ पर Q 0, 7, 10, 7 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट है ना, देख रहे हो Q का और R का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। तो जो R पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं पर होगा और इसका कोऑर्डिनेट है 10, 7 और S पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 10, 0, ठीक है। इस तरह से ठीक है पॉइंट है। अ स्मॉल बिलियर्ड बॉल स्टार्ट एट x3 y4, तो x3 y4 यहाँ पर कहीं पर है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट अंदर आएगा। एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू द टॉप ऑफ द टेबल, बाउंसेस टू द राइट साइड ऑफ द टेबल, देन कम्स टू रेट है। तो क्या बोल रहा है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू द टॉप ऑफ द टेबल, ये टेबल का टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा। तो यहाँ गए, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू टॉप ऑफ टेबल, बाउंसेस टू द राइट साइड ऑफ टेबल, तो बाउंस कहाँ कर गया, राइट साइड ऑफ टेबल, फिर यहाँ बाउंस कर गया। देन कम्स टू रेस्ट एट 7, 1। तो पहले तो ऐसे मूव किया होगा, समझ में आ रहा, ऊपर की तरफ गया तो इधर मूव किया होगा, फिर उसके बाद फिर क्या है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू द टॉप ऑफ द टेबल, बाउंसेस टू द राइट साइड ऑफ द टेबल, फिर वो बाउंस करके राइट साइड पे क्या होगा, ये राइट साइड है। देन कम्स टू रेस्ट एट 7, 1, तो x7 y1 यहाँ पर कहीं पर आकर के रेस्ट कर रहा होगा 7, 1 पर, ठीक है, ऐसा है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट हिट्स द राइट साइड, इस पॉइंट का अपने को y कोऑर्डिनेट बताना है। तो बताओ भी कैसे बताओगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताना है अपने को। n दे रखा है अपने को, n कितना है 7, 1। तो इसका रिफ्लेक्शन ले लो ना, अगर ये लाइन है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया है तो आप क्या करो भाई, जैसे ये लाइन है, एक लाइन यूँ गई और रिफ्लेक्ट होकर के किधर चली गई, इधर चली गई, तो आप क्या करो, इसको सीधे सीधे भेज दो,
इसको सीधे सीधे भेज दोगे और इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे, ठीक है ना, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लोगे, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर और ये 90, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कहाँ पर लाई करेंगे, सीधी लाइन पे लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये 90 90, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे ना दोनों। अच्छा, और ये रिफ्लेक्ट होके गया है, तो रिफ्लेक्ट होके गया है, ये अपन ने मान लो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये सीधी रेखा है, सॉरी ये तो प्रूफ करना है कि सीधी रेखा है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। हाँ बस हो गया, सॉरी, हाँ ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो इन सबका सम कितना आ गया 180, तो 180 आ गया, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो यही मैं कह रहा था कि अपन क्या करें, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले, तो जैसे ही अपन ने इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया, तुरंत ये पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो बताओ 7 1 का इसके अबाउट इमेज क्या होगा। ये थोड़ा सोचो, एक वर्टिकल लाइन है, इस तरह की वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर पॉइंट 7 1 है, और यहाँ से सीधे अपन ने इमेज लिया, तो 7 का दूरी 10 से, क्योंकि ये 90 है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, भाई वर्टिकल के परपेंडिकुलर क्या होगा हॉरिजॉन्टल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 3, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा 13। और बेटे स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं और लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है सेम, तो n का इमेज कितना आ जाएगा 13,1। अच्छा, m का इमेज ले लिया, ताकि अगेन ये क्या बन जाए स्ट्रेट लाइन, तो 3 4 का इमेज लेना है, तो 3 से भी अगर अपन सीधे ऊपर जा रहे हैं, तो अभी y कोऑर्डिनेट कितना है 4, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है 10, तो 6 दूरी और जोड़ लो इसमें, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 16। समझ में आ रहा है? और क्योंकि वर्टिकली जा रहे हैं ऊपर, सीधे सीधे जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन क्या है वर्टिकल लाइन पर क्या होता है x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम। ओके, तो अपन ने जाना कि ये लाइन क्या है सीधी है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अपन ने जाना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे क्या हो गए, ये चारों पॉइंट क्या हो गए एक लाइन पर। तो अपन ऐसा करते हैं, ये और ये को जोड़ने वाली लाइन लिखते हैं, और क्या पूछा है वेयर इट हिट्स द राइट साइड, तो इस पॉइंट का अपने को क्या करना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा इसका, y कोऑर्डिनेट तो खैर पूछा ही नहीं है उसने, तो चलो निकालो, y कोऑर्डिनेट ही पूछा है ना, नहीं x पूछा है, द y कोऑर्डिनेट द पॉइंट वेयर इट हिट्स द, हाँ x तो 10 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पूछा है। सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो कि 3 10 13 है ना, रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, अपन तो कोलिनियरिटी से कर लेते हैं, मान लो आंसर क्या है अल्फा, ठीक है, स्लोप बराबर कर देता हूँ, तो 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 3 - 13 कितना हो जाएगा माइनस, और अब अपन इसको ले लेते हैं इन दोनों को, तो कितना आ रहा है अल्फा -1 दिस माइनस दिस, और 10 - 13 कितना आएगा -3, तो माइनस माइनस काट दो, 15 3 कितना हो जाएगा 45, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 4.5 इज इक्वल टू अल्फा -1। तो एक बार देखना कितना आ रहा है 16 -1 3 - 13, और क्या अल्फा -1 और 10 - 13, ये 3/2 9/2 4.5 अल्फा -1, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, the y coordinate of the point where it hits the right side,
ये तो करेक्ट कर लो उसको, है ना। 5.5 आ रहा है, ठीक है ना। आंसर करेक्ट कर लो यहाँ पर, ठीक है। 5.5 आंसर है, ठीक है। आंसर करेक्ट कर लो, ये करेक्ट कर लेना, पेपर के अंदर करेक्ट होगा, है ना। 23rd क्वेश्चन, द लाइन x इक्वल टू सी कट्स द ट्राइंगल विथ कॉर्नर्स 0, 0, 1, 0 and 9, 1 into 2 regions. For the area of the 2 regions to be in the same, C must be equal to, है ना। C का वैल्यू बताना है कि एरिया बराबर हो। पहले स्केच करो इन तीनों पॉइंट्स को। भाई 0, 0 तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 1, 1 यहाँ पर कहीं पर होगा, और 9, 1 जो है बहुत दूर यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, ये अपन ने बना लिया ट्राइंगल। द लाइन कट्स द ट्राइंगल विथ कॉर्नर्स इनटू 2 रीजन्स, फाइंड द एरिया ऑफ द 2 रीजन्स टू बी सेम, सी मस्ट बी इक्वल टू। तो x इक्वल टू सी जो लाइन है वो कैसी लाइन होगी भाई, वर्टिकल, है ना, वर्टिकल लाइन होगी। तो वर्टिकल लाइन ऐसे अंदाजे से बना दिया। अभी क्या कह रहा है, सेम एरिया सेम, यानी कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो अपन ऐसा करें, किसी एक का एरिया जो है टोटल का आधा कर दें। टोटल का एरिया निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है। टोटल का एरिया आराम से दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ से ये जो लाइन डाली है अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल। तो ट्राइंगल का बेस कितना हो जाएगा, 9 - 1। ट्राइंगल का बेस हो जाएगा 9 - 1, और हाइट है ना, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर वो हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, 4। ये इसका एरिया। अब 4 का एरिया आधा कितना हो जाएगा, 2। इसका एरिया निकाल लेते हैं अपन, है ना। इसका एरिया चाहे तो आप कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो, है ना, यानी कि हाफ मॉड ऑफ जो भी डिटर्मिनेंट है, चाहे आप डायरेक्ट निकालो। भाई ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सी, y1, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, 9 - c आ जाएगा, है ना। बस अपने को क्या है, ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन निकाल लेते हैं। इस लाइन पर ये y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, कितना है, 1। इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये लाइन का इक्वेशन लिखा अपन ने, y - 0 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y/x, ठीक है, ये आएगा। यानी कि लाइन की इक्वेशन है 9y इज इक्वल टू x। अच्छा, अब जब x कोऑर्डिनेट c है, x कोऑर्डिनेट c है, तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, c/9। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, c, c/9। अच्छा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि 1 - c/9। ठीक, ये रिलेशन है अपने पास। अब ये उधर उचका दिया, 2 उधर 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 - c। यहाँ पर एलसीएम लिया तो आ जाएगा 9 - c अपॉन 9। तो 9 4 हो जाएगा 36, और उधर आएगा 9 - c का स्क्वायर। यहाँ से पिक्चर क्लियर है। 6 इज इक्वल टू आएगा 9 - c का प्लस माइनस। तो भाई c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 9 ± 6। तो एक तो c का वैल्यू आ रहा है 15, और एक c आ रहा है 3। तो भाई x इक्वल टू 15 जो है वो तो क्या है, इसके परे आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो केवल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3। 15 इज़ नॉट पॉसिबल है ना, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। एक ही आंसर है इसका। भाई दूसरा मेथड आप ये लगा सकते थे इसके अंदर कि आप हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से चले जाते, उसकी बजाय आप चले जाते हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सारे आ गए थे। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1, पॉइंट कितना है, c1, c/9, और अगला क्या है 9, 1। ये आपका ट्राइंगल, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।
इसको बराबर कर देते अपन, किसके बराबर कर देते? 2 के। अगला क्वेश्चन, हाँ भी पढ़ो। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 आर टू वेरिएबल लाइन्स a and b being the parameters connected by the relation a square plus b square is equal to ab. The locus of the point of intersection has the equation. Point of intersection का locus निकालना है। ऑप्शन देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन कहाँ पर भिड़ रही है? तो आर टू वेरिएबल लाइंस, तो मान लेते हैं जो लोकस है वो क्या है? एच कॉमा के। तो एच कॉमा के पहली लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये होगा साथ साथ ये होगा। और क्या कह रहा है? ए बी आर पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन, ए और बी में कनेक्शन दे रखा है। तो अपने को एक ख्याल आया कि ये इस तरह के टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म ये कैसे आए होंगे? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो h बाई ए इंटू ए एच कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। के बाई बी इंटू बी के कितना हो जाएगा? के स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, वैसा टर्म बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपन ने ऐसे मल्टीप्लाई किया, h बाई ए प्लस के बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए एच प्लस बी के, और 1 इंटू 1 राइट साइड में कितना आ जाएगा? 1। अब ये इंटू ये किया तो आ रहा है एच स्क्वायर, ये इंटू ये किया तो कितना आएगा? के स्क्वायर, प्लस ये इंटू ये किया तो कितना आएगा? ए बाई बी इंटू एच के, और ये इंटू ये किया तो कितना आएगा? बी बाई ए इंटू अगेन एच के इज इक्वल टू 1। अब क्या है, उसने हिंट दिया है अपने को, यहाँ पर क्या है देख रहे हो, यहाँ पर h और k कॉमन आ रहा है। h और k कॉमन आने के बाद क्या आएगा? a बाई बी प्लस बी बाई। इसको लिखते हैं एक बार। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a बाई बी प्लस बी बाई, क्या यहाँ से देख के बता सकते हो a बाई बी प्लस बी बाई क्या है? 1 आ जाएगा। आप ए बी से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यही तो लिखा है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज 1। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से दिया है इस बार, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए और बी को एलिमिनेट करने का जो ट्रिक है वो क्या है? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और अब एच और के को एक्स और वाई रख दो। तो आंसर कौन सा वाला है? ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एलिमिनेट करने का लोकस की प्रॉब्लम्स के अंदर। कई बार बच्चे जो है एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो आप एक बार ऑप्शन ज़रूर देख लो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑप्शन देखना। ठीक है, ऑप्शन देखने के बाद अपने को आराम से दिख जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सेक्टर ओ ए बी विद रेडियस आर एंड ए बी इज इक्वल टू 2 है। तो भाई ऐसा एक सर्कल दे रखा है अपने को, ये वाला पार्ट, ये क्या है? आर्क ऑफ सर्कल, उसका सेंटर दे रखा है ओ, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेडियस, उस बड़े सर्कल का रेडियस। और ये लाइन और ये लाइन यानी कि रेडियस, रेडियस और आर्क, ये तीनों ही इस छोटू सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडियस टेंजेंट है, ये रेडियस टेंजेंट है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या पूछा इसने? ए बी दे रखा है अपने को, यानी कि कॉर्ड की लंबाई, बड़े सर्कल के कॉर्ड की लंबाई दे रखी है 2 है। और भाई सिमेट्री से दिख रहा है कि भाई ये जो लाइन है, क्योंकि ये जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, उन एंगल्स का क्या होती है? बाइसेक्टर। तो ये एंगल और ये एंगल के आ गए? बराबर आ गए। अच्छा, ये दोनों बराबर आ गए,
तो दिख रहा है क्लियरली कि यही लेंथ जो है इस कॉर्ड की क्या हो जाएगी, मीडियन। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ट्राइंगल ओ ए बी का मीडियन। लिख लेते हैं इस बात को, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी मीडियन इज, ओ ए बीज मीडियन इज, ओ एम बोल दो, ओ एन बोल दो, ओ पी बोल दो, सब एक ही है। ओके, अब भाई क्या कह रहा है ये भी आ रहा है। क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr। सारे ऑप्शन ही क्या है, आर आर करके। तो ये तो आर जो निकालना है अपने को, ठीक है। लिखो भाई एक फॉर्मूला, डायमेंशंस। एक चीज़ होती है दुनिया में डायमेंशन, यानी कि आयाम, ठीक है। जैसे मेरी लंबाई अगर नापेंगे तो वो मीटर में नापी जाएगी, ठीक है। भाई गौरव की जो है लंबाई नापेंगे तो वो मीटर में नापी जाएगी, और गौरव का वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में नापा जाएगा, और गौरव का मास जो है वो नापा जाएगा तो केजीज में नापा जाएगा। तो हर चीज़ में क्या है, कुछ है, नापने का तरीका है। फॉर एग्जांपल लेंथ को कैसे नापते हैं अपन, एल से बोल देते हैं कई बार, या मीटर से बोल देते हैं, इस तरह से। अच्छा भाई, अगर मान लो आपने किया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि एरिया अपॉन लेंथ, तो एरिया अपॉन लेंथ कितना होगा, ब्रेड्थ आ जाएगा। एरिया अपॉन लेंथ कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के मीटर स्क्वायर को अगर मीटर से डिवाइड करें तो चीज़ जो आएगी वो क्या होगी, मीटर, ठीक है। अब जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड क्या होती है, स्पीड की डायमेंशन क्या है, भाई स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि क्या होगी, लेंथ और t-1, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -1, इस तरह से बोलते हैं। तो बेटे जो आंसर आने वाला है उसमें क्या है, 2π के साथ जो चीज़ आने वाली है उसकी जो डायमेंशन है वो किसकी होगी, लेंथ की, क्योंकि 2π × r ही तो आंसर है, और r क्या है, लेंथ। अच्छा, इसमें क्या, r भी लेंथ है और a भी लेंथ है। a लेंथ है, कैपिटल R लेंथ है, और स्मॉल r लेंथ है। तो बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर, और लेंथ प्लस लेंथ कितना हो जाएगा, हाँ, तो लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ। तो ये ऑप्शन सही है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। अगर डायमेंशंस की बात करें तो बिल्कुल सही लिखा है, लेंथ डायमेंशन का है ये ऑप्शन। ये क्या लिखा है, 2π r²/9 का मतलब क्या है, ये तो लेंथ स्क्वायर हो गया। तो ये कांस्टेंट 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 r² की वजह से ये ऑप्शन है लेंथ का स्क्वायर। बेटे r-a का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ अपॉन लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो 0 डिग्री हो जाएगा, ये तो डायमेंशन लेस है। भाई टाइम को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, डायमेंशन लेस। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। तो दिस इज ऑफ 0 डिग्री। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर से, है ए ऑप्शन आ जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लंबाई दिखा रहा है, बाकी सब क्या एरिया दिखा रहा है। ये तो एरिया लिखा हुआ है, ये एरिया है, और ये तो लंबाई है ही नहीं, तो ये लंबाई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये तो अपनी तिकड़मबाजी हो गई, ठीक है। अपन एक्चुअली देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ट्राइंगल खेलने का मन सा कर रहा है। ये एक ट्राइंगल है, अच्छा यहाँ पर कोई एंगल मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ओ हो, ये वाला जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, छोटे सर्कल का रेडियस। तो छोटे सरकार है ना, ये हो जाएगा छोटे सरकार। और भाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगी, बड़ी सरकार। बड़े सर्कल का रेडियस वो कितना है, कैपिटल R। तो बड़ी सरकार माइनस छोटी सरकार कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस R। तो यहाँ से यहाँ तक O से लेकर के M तक कितना हो जाएगा, R-R। और बेटे ये वाला जो लंबाई है ना, यानी कि QM वो दे रखा है अपने को स्मॉल r। अच्छा, तो कौन सा रेशियो हो गया, थीटा के हिसाब से देखें तो ये क्या परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस, साइन थीटा लिखा हुआ, लिख लेते हैं एक बार। तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू बराबर आ रहा है किसके, बोलो जरा, R/R-R।
और ये बड़े वाले ट्राइंगल में अगर अपन देखें यहाँ पर, यानी कि OAN, ट्राइंगल OAN में अगर अपन साइन थीटा देखें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि A/R, A अपॉन कैपिटल R। भाई क्या घेर के लाना है अपने को, छोटू आर, तो छोटू आर के लिए इसको इधर उचकाया यार, RR इज इक्वल टू यार माइनस A इंटू छोटू आर, A इंटू छोटू आर इज इक्वल टू A इंटू बड़ा आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर। तो छोटू A निकाल, नहीं R निकाला था, कहाँ गया भाई, A इंटू स्मॉल आर था ना ये, हाँ A इंटू स्मॉल आर A कैपिटल आर माइनस, हाँ तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, क्या स्मॉल आर निकालना है ना अपने को, दो जगह लिख दिया एक्चुअली स्मॉल आर कैपिटल आर A कैपिटल आर माइनस ये, हाँ यहाँ से R का वैल्यू निकालना है ना, R है और A क्या है, तो कितना हो जाएगा AR अपॉन R प्लस A, आ गया अपने पास है ना, AR अपॉन R प्लस A, ये अपना आंसर। तो कई बार जब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए तो ये हमेशा ध्यान रखना, सिमिलर ट्राइंगल वाला फंडा, या एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दो ट्राइंगल में बराबर करना। जैसे यहाँ पर है ना, ये ट्राइंगल आप बोल सकते हो ऑरेंज क्वीन और मैंगो, ऑरेंज नाचोस और आगरा, ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि एक ये वाला एंगल थीटा तो क्या है, दोनों में सेम है ही, ये 90 और यहाँ पर ये एंगल क्या है 90, तो सिमिलर ट्राइंगल से आप साइड्स का रेशियो भी बराबर करेंगे, उससे भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अगला, एज शोन इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर A, B, C आर एक्सटर्नली टेंजेंट टू ईच अदर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये अच्छा सवाल है। बच्चे अक्सर क्या ज्योमेट्री वाले सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से ट्राइंगल आएगा, कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कहाँ से SOT का कोई फॉर्मूला, कहीं कोई ज्योमेट्री तो नहीं लग रही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं लग रही। बच्चे क्या है, अज्यूम करने लग जाते हैं, इसको ये मान लेते हैं, इसको वो मान लेते हैं। भाई एक्सटर्नली टेंजेंट है ना, इसमें सर्कल का एक पार्ट है जो रिवाइज हो जाएगा अपना। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होता है, R1 + R2, और इंटरनली टच करते हैं तो क्या होता है, C1 C2 इज R1 - R2। ठीक है, अच्छा, एज शोन इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर A, B, C आर एक्सटर्नली टेंजेंट टू ईच अदर एंड इंटरनली टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर D। ठीक है, तो ओके, सर्कल का सेंटर है D, तो इंटरनली है ना, ये A B आपस में टेंजेंट है, मतलब एक्सटर्नली, B C आपस में एक्सटर्नली, और A C B आपस में क्या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और ये बड़ा सर्कल जो है ना, वो तीनों को क्या इंटरनली टच कर रहा है, और बड़े सर्कल का सेंटर क्या बोल रखा है D, और B और C को क्या बोल रखा है कॉन्करेंट। A सर्कल का शायद रेडियस थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा, पर B और C का रेडियस क्या है सेम। अच्छा, A का रेडियस भी दे रखा है 1, तो बेटे A का रेडियस 1 दे रखा है, और D जो है बड़े सर्कल का सेंटर है, तो बड़े सर्कल का सेंटर से यहाँ तक बड़े सर्कल पर पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, बड़े सर्कल का डायमीटर, सॉरी रेडियस, ये बड़े सर्कल का क्या है रेडियस, और ये साथ साथ क्योंकि लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ इस सर्कल से, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे सर्कल का डायमीटर। तो छोटे सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 2, और ये हो गया अपने बड़े सर्कल का रेडियस। ठीक है, कैपिटल R बोल देते हैं बड़े सर्कल का रेडियस। ठीक है भाई, और इन छोटू छोटू सर्कल्स का रेडियस क्या मान लेते हैं R, तो मैं B सर्कल का रेडियस मान रहा हूँ R, और C सर्कल का रेडियस मान रहा हूँ R। गॉट इट, RR मान लिया। अच्छा, अगर ये RR है तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि DC का दूरी कितना हो जाएगा, हाँ 2 - R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 - R। तो लिखते हैं इसको,
यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 माइनस छोटू आर। अच्छा, और भाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 2r, और ये कितना हो जाएगा r। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r। अच्छा, तो ये दिख रहा है अपने को, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, और ये लाइन क्या है, रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो ये दूरी निकाली जा सकती है ना पाइथागोरस थ्योरम से। इसको लिखते हैं अपन, इसको पॉइंट मान लेते हैं ई। हाँ भाई, तो डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, क्या ये दूरी निकाली जा सकती है यहाँ से यहाँ तक, ए और सी के बीच का दूरी कितना आएगा? अरे बेटे, ए सी के बीच का दूरी, ए और सी के बीच का दूरी कितना होगा? बेटे इन दोनों का रेडियस का सम आएगा ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम। इस वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 1 प्लस आर हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला कितना दे रखा है अपने को, आर। ये वाला कितना दे रखा है, आगरा दिल्ली कितना है, 1। ठीक है ना, ए सी लिख लेते हैं, ए सी कितना है, 1 प्लस आर। ठीक है, और सी ई, सी कितना है, आर। ए डी कितना है, 1। तो ए डी में अगर ये जोड़ दें तो ये चीज़ अपन है ना ए ई पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। ए ई लिख लिया अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर है ये कितना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ए ई, बेटे ए ई कितना होगा, हाँ यही है ए ई के दो पार्ट है, एक तो डी प्लस ए डी, ये प्लस ये क्या है, ये, इस बात को लिखते हैं अपन। तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस आर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना बन रहा है, आर स्क्वायर तो कट रहा है, ये लिखा हुआ ये, और इसमें क्या जोड़ दें अपन, 1। और इसको भी कर लो सिंप्लीफाई, 2r प्लस 1। ये तो काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन बन गया है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसी अवस्था में इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो इसी अवस्था में इसको स्क्वायर किया तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4r, और इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर आएगा 2r प्लस 1। तो कितना आएगा, 4 और 1 5, ये 1 और 1 तो कट ही गया, 4, 4 माइनस 2r, हाँ 6r आएगा ना। तो 6r माइनस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4r। एक तो 2 काट देते हैं अपन पहले, है ना, तो 2 काट दें तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर, और 2 काट दें तो आएगा 3r माइनस 2। अब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 इंटू 1 माइनस आर, यहाँ पर आ जाएगा 9r स्क्वायर, और प्लस 4 आएगा, और 2 इंटू दिस कितना आ जाएगा, 6, 12r माइनस 12r। तो भाई माइनस तो कितना आ जाएगा, 9r स्क्वायर, बेटे कितना आ रहा, माइनस 8r। लिख लिया। यहाँ पर आ रहा है, एक तो r का वैल्यू 0 जो ज्योमेट्रिकली असंभव है। r 0 का मतलब क्या, सब स्वाहा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो r का वैल्यू कितना है, 8/9। सी ऑप्शन जो अपना आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, ज्योमेट्रिकली ज़रूरी नहीं है हर बार अपन जो है सर्कल के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स कुछ माने, डिस्टेंस फार्मूला लिखें। प्योर ज्योमेट्री के भी सवाल आईआईटी में आते हैं, और ज़रूरी नहीं है उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कोई फार्मूला लगाएं। बहुत सिंपल, कॉर्ड का लेंथ, एक्सटर्नल सर्कल, अगर एक दोनों सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उसका कंडीशन याद होना चाहिए, इंटरनली का कंडीशन याद होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट ऑन सर्कल विच इज़ नियरेस्ट टू द लाइन, है ना, ये भी वन ऑफ माई फेवरेट्स क्वेश्चन में से है। बेटे तस्वीर बना दो एक अच्छी सी, मज़ा आ जाए देख करके, लगे कि पेंटिंग बनाई है। लाइन और सर्कल के ओरिएंटेशन की, बस तुमसे मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ। लाइन और सर्कल बना दो तुम, तो तुम्हारे लिए बहुत है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, लाइन और सर्कल बना दो, ओरिएंटेशन सही बनाना। बस कर दिया ना कद्दू। बनाओ बनाओ बनाओ। नहीं तो नहीं, देखो ये तो है ना सुअर बताएगा, ये तो सुअर बताएगा कि देखो लाइन और सर्कल जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर तुम तो इंसान हो ना, तुम तो चेक करके देख सकते हो ना, क्योंकि लाइन फिक्स है सर्कल फिक्स है, तो चेक करके बता सकते हो ना। हाँ तो करो। सर्कल का सेंटर वा कहाँ है? हैं? बेवड़े 1 - 2। सर्कल का रेडियस क्या है? G² + F² - C होता है। बनाओ बनाओ, बाकी और भी तो कुछ करना होगा। कितना आ रहा है सेंटर और लाइन के बीच का डिस्टेंस? भाई इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का दूरी देखा कितना आएगा? 2 + 2 + 11 डिवाइडेड बाय √5, तो कितना आएगा? 15/√5, तो आ जाएगा 3√5। समझ में आ रहा है क्या? 3√5। अब √5 करीब करीब कितना होता है? 2.2, तो 2.2 × 3 आ जाएगा करीब 6.6। अब हमें कंपेयर करना होगा कि लाइन का जो दूरी है वो रेडियस से बड़ा है या कम है। बड़ा है तो क्या ओरिएंटेशन होगा? लाइन बाहर होगी, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह का ओरिएंटेशन होगा। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल फंडा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया था और और सर्कल के अंदर ही बताया था, दोनों में बताया था कि जब भी अपन सर्कल और कोई लाइन है उनके बीच का दूरी निकालें, या एओडी में इस तरह से बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स जो है वो कैसे आता है या किस दिशा में होता है? अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इज अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल, तो सर्कल का तो नॉर्मल क्या होगा? एक लाइन जो सर्कल के क्या सेंटर से पास होगी। सर्कल की सुंदरता इतनी अधिक है कि सर्कल का कोई भी नॉर्मल जो है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। और लाइन का नॉर्मल का मतलब क्या है? लाइन के परपेंडिकुलर। भाई एक डायरेक्शन होता है लाइन के पैरेलल और एक होता है लाइन के परपेंडिकुलर। तो ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास करे, समझ में आ रहा है? एक तो इस पॉइंट से पास करे ताकि सर्कल का नॉर्मल हो जाए, और दूसरा लाइन के भी क्या परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी एक लाइन जो है मुझे दिख रही है वो ऐसी होगी। लेकिन मैंने आपको एक और बात समझाई थी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही, मैक्सिमम डिस्टेंस भी और मिनिमम डिस्टेंस भी दो कर्व्स के बीच का, इट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। दोनों डिस्टेंस मैक्स मिन कहाँ पर होते हैं? किसके अलोंग होते हैं? कॉमन नॉर्मल के अलोंग होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि भाई जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, देख रहे हो, इस दिशा के अलोंग होगा। अब इस दिशा में
कर्व पर एक पॉइंट और लाइन पर एक पॉइंट, तो ये तो आंखों से दिख रहा है, ये दूरी तो क्या हो जाएगी मिनिमम, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है खैर मैक्सिमम तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के लिए तो क्या अपन लाइन पर ये वाला पॉइंट ले लेंगे, दूर वाला, लाइन पर अनंत वाला पॉइंट ले लेंगे, तो मैक्सिमम तो खैर कोई मतलब मीनिंगलेस है मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। लाइन इनफाइनाइट कर्व होता है, सर्कल फिर भी एक फाइनाइट कर्व है कि हाँ सर्कल का पेरीमीटर नापा जा सकता है, लाइन की लंबाई नहीं नापी जा सकती। ओके, तो अलोंग कॉमन नॉर्मल आएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पूछा है, दोबारा पढ़ो सवाल को। पॉइंट ऑन सर्कल विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इस पॉइंट के क्या करने, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हाँ भाई, जो जो दिमाग में आ रहा है बता दो। शक्तिमान बताओ। लाइन की इक्वेशन निकालें, फिर क्या करें, है सेक्शन, अच्छा इस लाइन का इंटरसेक्शन विद सर्कल निकालें। बेटा लाइन का इंटरसेक्शन विद सर्कल जो है वो निकालना मुश्किल काम होगा। उसका रीज़न ये कि लाइन होता है 1 डिग्री कर्व और सर्कल होता है 2 डिग्री कर्व। तो क्या है, तुम्हारे पास एक ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा, ऊपर से लाइन और सर्कल को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा कोई छोटा तरीका सोचो। पैरामेट्रिक फॉर्म याद है, पैरामेट्रिक फॉर्म, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या करना क्या चाहिए हमें, हमें ऐसा करना चाहिए, इस पॉइंट से चलना चाहिए, इस पॉइंट से इस दिशा में चलें अपन। किस दिशा में, लाइन के परपेंडिकुलर दिशा में। ठीक है ना, और क्या करना चाहिए अपने को, और अपने को इस पॉइंट से रेडियस जितना चलना चाहिए। तो रेडियस जितना चलेंगे ना तो क्या होगा कि जो पॉइंट है वो आ जाएगा अपने पास, पॉइंट ऑन सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, देखो दिख रहा है, इस लाइन का स्लोप कितना है 2, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -½ ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो स्लोप है वो है -½ अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लिखा है ना, कैसे लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब इसमें थीटा तो tan थीटा दे रखा है अपने को, tan थीटा -½ है, और सर्कल का सेंटर कितना है, r का वैल्यू कितना है, सर्कल का रेडियस कितना है 3, cos थीटा भी रख देंगे पर है ना, y कितना है -2, और r और sin थीटा रख देंगे। तो अपने को पता है कि भाई tan थीटा अगर ये है तो थीटा क्या होता है, लाइन में थीटा कितना होता है 0 से π, तो साइन थीटा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ट्राइंगल में ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि मैग्नीट्यूड तो क्लियर रहे, है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो तो सही आएंगे। तो साइन थीटा कितना आ गया अपना 1/√5, और बेटे कॉस थीटा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा साइन थीटा 1/√5, कॉस थीटा कितना आएगा 2/√5, -2/√5। देखना जरा 1 - 6/√5 और -2 + 3/√5, ए ऑप्शन आ रहा है। पर अपने को ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा नहीं है 1 माइनस हो भाई, क्योंकि पॉइंट के लिए क्या है आर की वैल्यू है ना, या तो आप रख सकते हो आर की वैल्यू 3, या उल्टी दिशा में जाने के लिए इधर जाना है या इधर जाना है ना, उसके लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे चेक करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसने अपने को चालाकी से बॉम्बे ऑप्शन भी दे रखा है, जो कि इसमें आर की जगह क्या रख के -3 रख के आ जाएगा। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा पॉइंट जो है वो लाइन के ज़्यादा करीब है, कौन सा पॉइंट लाइन के दूर है। सही बात है, डिस्टेंस, और क्या होगा तो बताओ, करो कैलकुलेट। हाँ तो कर लो, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, निकालो।
पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिख लो। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिख लो। किसी एक पॉइंट का देख लेना जिसका रेडियस से बड़ा आ रहा है। एक तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस सर्टेनली क्या आ जाएगा, रेडियस से बड़ा। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस देख लो। कौन सा वाला देख रहे हो, यही वाला देख रहे हो, इसी का डिस्टेंस, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन कितना था, y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 2x ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 6 बाई रूट 5 प्लस 11 माइनस y माइनस 2 प्लस 3 बाई रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कितना आएगा, 2 प्लस 11 13, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15, माइनस 12 बाई रूट 5 माइनस 3 बाई रूट 5 कितना हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 बाई रूट 5 माइनस 15 बाय रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5। हाँ भाई, तो रूट 5 से कितना आ जाएगा, 3 रूट 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा, 3 रूट 5 और 15 बाय 5 कितना हो जाएगा 3। ये कम है, ये दूरी कम है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, यही है, ठीक है ना। ये अपना आंसर। तो कोई और मेथड जो आपके दिमाग में जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई और तरीका डिटरमाइन करने का कि मैंने यही पॉइंट निकाला है, ये वाला पॉइंट नहीं निकाला है। सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हैं अपन, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये लाइन लिखो, सर्कल के साथ इंटरसेक्शन मत निकालो, पर इस लाइन का y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 और इसके परपेंडिकुलर लाइन कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना। ये और ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और किससे पास कराना है, 1 माइनस 2 से। x रख दिया अपन ने 1, y रख दिया माइनस 2। x रख दिया 1 तो माइनस प्लस 5 आ रहा, देखना, देखो सही है। तो ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर, इसका स्लोप 2, इसका माइनस हाफ, और ये लाइन किससे पास कर रही है, 1 माइनस 2 से। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करके करने के लिए क्या किया, इसको 2 से नहीं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दूँ ना, 5 की जगह माइनस 3 आ रहा है भाई। x कितना है, 1 है, तो यहाँ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा माइनस 4। हाँ ठीक है, माइनस 3 आएगा, ठीक। अच्छा, इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से और ऐड कर दें, तो 2y 4y प्लस y कितना आ जाएगा, 5y, और 2x कट के 11 माइनस 6 ऐड किया ना, कितना आ जाएगा 5। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1। y अगर 1 है तो x कितना आ गया, सही है, माइनस 5। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, माइनस 5,1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, 1 माइनस 2। रेडियस बेटा तुमने निकाल ही लिया था, रेडियस कितना था 3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया था तुमने, यहाँ से यहाँ तक निकाल रखा था ना, 3 रूट 5। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 रूट 5 माइनस 3। अब आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। 3 इंटू दिस
3√5 माइनस 3 इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है ना। उससे क्या थोड़ा और जल्दी हो गया अपना सवाल, समझ में आ रहा, काफ़ी जल्दी हो गया ना भाई, 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकाला और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द सर्कल एंड द लाइंस ऑर्थोगोनली इज। भाई मैंने ये सवाल इसलिए रखा है क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिवाइज होना ही चाहिए, ठीक है। मैंने उल जलूल टॉपिक्स जो हैं वो नहीं रखे, जैसे को एक्सेल सिस्टम ऑफ सर्कल, हाँ फैमिली ऑफ सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइन एक सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है तो वो लाइन सर्कल का क्या लगी, एक लाइन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, वो लाइन सर्कल का क्या लगी, डायमीटर, नॉर्मल। देखो ना, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये लाइन है। अब ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। तो ये लाइन है, ये सर्कल है, तो इस जगह पर अगर अपन दोनों कर्व्स पर, एक तो लाइन पर और एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो मैंने बताया था आपको क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि लाइन जो है खुद पर टेंजेंट होता है, लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, और सर्कल पर इस पॉइंट पर टेंजेंट दिख रहा है अपने को, क्या हो जाएगा ये, तो आंखों से दिख रहा है कि अगर लाइन जो है सर्कल का डायमीटर हो जाएगी तो इस जगह पर दोनों टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल कितना आएगा, 90। तो इस वजह से कोई भी लाइन जो सर्कल का डायमीटर होती है वो सर्कल को क्या है, ऑर्थोगोनली कट करती है, ठीक है, लिख लो। तो कितने डायमीटर दे दिए इनडायरेक्टली उसने अपने को, अगर 2 लाइन दे दी जो ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं तो वो दोनों लाइनें क्या हो गई, डायमीटर, और कोई भी 2 डायमीटर्स का इंटरसेक्शन क्या देगा अपने को, सेंटर। तो लिख लो, इनडायरेक्टली उसने अपने को 2 डायमीटर्स दे रखे हैं। बेटा इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करके बताओ, सरल सा टर्म दे रखा है अपने को, इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। भाई पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके आ रहे थे y-2, और माइनस कॉमन लेकर के आ रहा है y-2, पटाख से दिख गया, ये लिखा हुआ है y-2 इंटू x-1, पटाख से दिख गया, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये 2 लाइन है, फटाक से दिख रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 1,2। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, 1,2। तो दोनों डायमीटर्स का इंटरसेक्शन ये है, तो यही हो जाएगा सर्कल का सेंटर। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो इतना तो क्लियर हो गया कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x² + y² प्लस कितना होता है, 2gx 2fy + c = 0। और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटे, -g -f, तो g कितना है, -1, तो g -1 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये f कितना बन जाएगा, ये प्लस c = 0। अच्छा, x² + y²। अब भाई क्या बोला है इसने, एक और हिंट दिया है ना, c का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इसने हिंट दिया है कि ये सर्कल और वो सर्कल दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। बेटे क्लास में 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उसका कंडीशन बताया था ना, फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अरे 2 सर्कल ड्रॉ मत करो, मुझे फॉर्मूला बताओ तुम। अरे डिराइव करने में तो तुम क्या फिर वही ढाक के 3 पात, फिर 2 साल पीछे चले गए ना तुम। अब बताओ,
ठीक है। अब भाई उस सर्कल का G1 बताना जरा, बेवड़े 1। हाँ G2 बताना, इस सर्कल का बताना G, अरे मूर्ख -1। हाँ भाई उस सर्कल का F बताना, थोड़ी थोड़ी तो अकल आ रही है। इस सर्कल का F बताना, उस सर्कल का C1 बताना, इस सर्कल का C बताना, कितना आ जाएगा -2 -8 इज इक्वल टू -4 प्लस C। तो C का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ रहा है, -6 आ रहा है, -6 है। तो C इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पर रख देंगे, ये आंसर है x² B, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल से अपन ने क्या सीखा, इस सवाल से अपन ने 2-3 चीज़ें सीखी। पहला, अगर एक लाइन ऑर्थोगोनली कट करता है एक सर्कल को, देन द लाइन वुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, नॉर्मल ऑफ सर्कल और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये हेलो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, तो ये बोलने के तरीके हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर, नॉर्मल, है ना, ऐसा होगा। और एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कंडीशन ये होती है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन, कंसीडर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ABC विद कोऑर्डिनेट्स। ये भी वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन में से है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको 3 पॉइंट देता है और आप क्या करते हैं, आप सर्कल को मान लेते हैं। आप सर्कल की शुरुआत ऐसे करते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस C इज इक्वल टू 0। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, कर लो, ऐसे कर लो। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे, जब भी अपने को 3 पॉइंट दे रखे हों तो आप स्टार्ट करें इसको ऐसे, कैसे, S प्लस लेमडा L से, फिर तीसरा पॉइंट रख दो, वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे सुंदर दिख रहे हैं ना, इन दोनों से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखो सर्कल जिसके ये दोनों क्या हो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। मैंने बताया था ना, जब भी सर्कल लिखना हो 2 पॉइंट से पास होने वाला, कैसे लिखो, ऐसे लिखो। ये दोनों पॉइंट क्या है, डायमीटर, तो ये डायमेट्रिकल फॉर्म, और L क्या हो जाएगा, लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। क्योंकि इन दोनों पॉइंट से लिखना आसान रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आएंगे, कर तो इससे भी सकते हैं, है ना। GFC में कितने इक्वेशन आएंगे, 3, वो भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपन तो। हाँ बेटा एक मिनट, x माइनस 0 इंटू, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ प्लस लेमडा। लाइन का इक्वेशन कितना आएगा इन दोनों को जोड़ने वाला, y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 0, और स्लोप कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। तो इसको ऐसे लिख लें अपन, 5x माइनस y प्लस 6। अब अपने को क्या करना होगा, अपने को ये लेमडा डिटरमाइन करने के लिए अपने को 5-5 रखना होगा। तो 5-5 रख दिए, 5 x की जगह 5, तो कितना हो जाएगा 5 6 30, y की जगह 5, तो कितना आएगा -1 और 4, तो कितना आएगा -4। बेटे x की जगह कितना है 5, 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 6 26 लेमडा। बेटे लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। लेमडा -1 आ गया ना। अब इस सर्कल को लिख लेते हैं अपन, क्या लिखा है, x² प्लस x y²
प्लस 6 और कितना लिखा माइनस 5x माइनस 5। क्लियर? अब ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 4x लिख लिया। माइनस 7y प्लस वाई कितना हो जाएगा माइनस 6y लिख लिया। 6 माइनस 6 ये तो कितना हो जाएगा 0। ये तो अच्छा सर्कल आ गया। एक और तरीका जो मैं बताना चाहता हूँ आपको सर्कल लिखने का, वो ये कि ज़रूर एक बार तीनों पॉइंट्स का ओरिएंटेशन मार्क कर लें ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे अपन ने मार्क किया, ध्यान से देखो x माइनस 1। अब अच्छे से मार्क करोगे तभी फील आएगा, बुरी तरह से मार्क करोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये 5 5 और 0,6 है ना। भाई 0,6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देख लो ये और ये, अगर आपके डायग्राम में सुंदरता है तो ज़रूर आपको ये एंगल 90 जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, भाई शक हो रहा है अपने को। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना है 1, और एक इस लाइन का स्लोप 6 माइनस 5 और 0 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 5। दिख गया ये m1 m2 कितना है -1 परपेंडिकुलर। तो पटाख से अपने को दिख रहा है कि अपन क्या करें, इन दोनों को डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मान के सर्कल का इक्वेशन लिख दें, फट आंसर। तो लिख दो कितना आ जाएगा बोलो, इंटू प्लस स्केच से पता चल जाता है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से कितना आएगा माइनस 6y और प्लस 5 और माइनस 5 जो है वो कट जाएगा। देखो कितना जल्दी आ गया। ठीक है, तो कई तरीके हैं अपने को ये सवाल सॉल्व करने के। आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग जो स्टैंडर्ड सर्कल था, मैंने बताया था इस तरह से GFC से शुरुआत की जा सकती है। यहाँ से आप मान लो सर्कल। दूसरा फैमिली ऑफ सर्कल का फंडा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, अच्छा स्केच बनाना, उससे ये देखना कि हाँ ये दोनों पॉइंट जो हैं सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड लिखे हो सकते हैं क्योंकि एंगल 90 शायद आ रहा है। ठीक है, और अपन आते हैं अगले पार्ट पर। इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ABC एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज। तो ये डायग्राम अच्छा बना हुआ है अपना। इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल ABC। भाई सर्कल को देखो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये अपन ने बना लिया सर्कल। इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल ABC एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन टेंजेंट टू सर्कल और पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि लाइन टेंजेंट टू सर्कल, ये थोड़ा सा अपन ने हल्का सा गड़बड़ सा बना दिया, हल्का सा। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और सर्कल पर टेंजेंट। ये बोर्ड टूटा, अच्छा। ये लाइन जो है जो सर्कल पर टेंजेंट है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइन लिखनी है अपने को। ऑलराइट, तो कैसे लिखें बताओ। फैमिली ऑफ सर्कल से तो सर्कल लिखा जाता है ना, यहाँ तो निकालना है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे मूर्ख, जब सर्कल आ गया तो सर्कल पर टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट ऑन सर्कल पर कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से। कहाँ दिमाग है तुम्हारा है? एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे x इंटू 0। बोलो आगे बोलो, बोलते रहो। हाँ बोलो आगे बोलो। हाँ अब तुम होश में आओ शायद। ये तो कितना आ जाएगा 0 0 माइनस 2x माइनस 3y 0। मेरे ख्याल से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और कोई लंबा तरीका आ रहा है तुम्हारे दिमाग में इसको करने का?
है और कोई तरीका? सर्कल का सेंटर लिख लेते हैं। कहाँ ज़रूरत पड़ रही है सर्कल का सेंटर लिखने की? जब सर्कल नोन है, पॉइंट अगर दे रखा है अपने को सर्कल पर, तो कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1। चलो ये बताओ बेटे, अगर कोई कर्व है जिसमें 2xy है और आपको लिखना है किसी पॉइंट x1 y1 पर, तो क्या तरीका होता है? क्या तरीका होता है? एक्स स्क्वायर को तो रिप्लेस करते हैं x1 से, 2xy को किससे रिप्लेस करेंगे? क्या सही करते क्या तुम? सवाल ही नहीं उठता। लिखो अगला क्वेश्चन देखो। इसका आंसर क्या था? डी ऑप्शन आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं भाई। सर्कल तो बहुत बड़ा चैप्टर है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, वो 6 क्वेश्चंस में कवर नहीं हो सकता जो अपन ने इस पेपर के अंदर सर्कल और स्ट्रेट लाइन को दी। पर आगे आने वाले जो 7 फुल लेंथ पेपर हैं, ठीक है, 7 फुल लेंथ पेपर है, उसमें डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन सर्कल पूरा का पूरा अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बार बार है ना ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर लाइन जो है सर्कल को कट कर रहा होता है। ठीक है, और लाइन और सर्कल के बीच का एंगल भी शायद कई बार पूछा जाए। तो द सर्कल विद इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। बनाओ स्केच। समझ रहे हो ना कैसे बनाना है स्केच? लाइन और सर्कल का स्केच बनाना है। कैसे बनाना है? ओरिजिन से पहले डिस्टेंस निकाल लेना, उसके बाद बनाना स्केच। कितना आ रहा है डिस्टेंस? लाइन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? √50 देखो कितना होता है, 5√2 होता है। लिखते हैं इसको, तो 0 0 से डिस्टेंस लिखा तो यह आ जाएगा 0 + 5 डिवाइडेड बाय √a² + b² का मॉड्यूलस है। तो ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाय, और √50 को कैसे लिख सकते हैं? 5√2। ठीक है, बन जाएगा 1/√2। सही है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये? सर्कल कट्स, तो अपने को ये कंपेयर करना पड़ेगा ना। ये क्या है? लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अगर होता है रेडियस से कम, तो कितनी जगह काटेगा? 2 जगह। और अगर ये रेडियस के बराबर है तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट। अच्छा बताओ, ये रेडियस से कम है या ज़्यादा है? 1/√2 जो है कम है, तो कम है तो कितनी जगह काटेगा? 2 जगह। ऐसे एक रफ स्केच बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटे इसके पॉइंट देखो, x की जगह 0 रखा तो y कितना आ रहा है? 5। तो ये तो काफ़ी ऊपर आएगा। ये 0 1 है, x 0 y 5 यहाँ पर कहीं पर होगा। और जब y को 0 किया तो x कितना आ रहा है? -5/7 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। और अपन ने क्या किया, इसको है ना सेंटर से जोड़ दिया। आदत पड़ी हुई है बचपन से, कभी भी कॉर्ड देखते हैं तो लपक के कॉर्ड के एंड्स को सेंटर से जोड़ देते हैं, ऐसा कर दिया। और आदत पड़ी हुई बचपन से, जब भी कॉर्ड को देखते हैं तो सेंटर से क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर। सही आदत है। अच्छा, ये क्या दे रखा है अपन ने भी कैलकुलेट किया, 1/√2। और ये रेडियस किसके बराबर है? 1 के। तो ये है 1 और ये कितना है? 1/√2। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो कितना है? 1/√2। पाइथागोरस थ्योरम से दिख रहा है ना। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1/2। उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1/√2। C इज अ पॉइंट इन द पॉजिटिव x एक्सिस। क्या कह रहा है भाई? आगे की कहानी सुनो। ये पॉइंट है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, आगरा, बॉम्बे। C बी द पॉइंट एट विच द पॉजिटिव x एक्सिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल। तो C पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है पॉजिटिव x एक्सिस, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1, 0। एंगल ACB, तो A को अपन ने C से जोड़ा, B को अपन ने C से जोड़ा,
ये वाला एंगल अपन निकाल रहे हैं, सही है। अब क्योंकि क्या है, आगरा बॉम्बे जो है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वही आगरा बॉम्बे कलकत्ता पर जो एंगल सबटेंड करेगा, इनमें एक कनेक्शन होगा। एंगल एट सेंटर क्या होता है, डबल ऑफ एंगल ऑन आर, सेम साइड ऑफ आर। तो भाई ये पूरा एंगल निकाला जा सकता है क्या? हाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि ये लेंथ कितना है 1/√2, 1/√2 और ये 1, तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 45, तो इसका पूरा का एंगल क्या हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है, 1/√2 1/√2 राइट आइसोसेलेस, 45 का डबल कितना हो जाएगा 90, और 90 का आधा जो है ये एंगल होगा, इसका आधा कितना हो गया 45, तो 45 डिग्री है एंगल ACB। सी ऑप्शन tan इनवर्स बना जाएगा। ठीक है भाई, आज अपन ने ये पेपर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टर्म के लिए होमवर्क है आपका नेक्स्ट पेपर, और उसका डिस्कशन अपन कंप्लीट विद रिवीजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। बाय बाय।